तो देखो बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। क्लियर? तो 3 टाइप्स के हैं ये तीनों। जो फंडिक है दैट प्रोड्यूस और secretes enzymes of gastric juice, means जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ये याद रखना है। और इस जूस में बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करेंगे। क्लियर? तो ये खाने को डाइजेस्ट कराते हैं। अब जो एंजाइम वाला पार्ट है वो फंडिक ग्लैंड से, और कार्डियक और पाइलोरिक, ऐसे याद रखना, कार्डिक और पाइलोरिक क्या रिलीज करेंगे, तो ये सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस प्लस गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या? गैस्ट्रिन हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, म्यूकस प्लस गैस्ट्रिन हार्मोन। म्यूकस आपको पता है इसका फंक्शन, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दे प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। म्यूकस क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द इजी पैसेज ऑफ फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल में इजिली मूव कर सके, इसके लिए ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो म्यूकस के कारण ल्यूब्रिकेशन होता है और उसी कारण इजिली थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल फूड कैन इजिली मूव कर पाता है। ठीक है। सेकेंड, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रिवेंट करता है, किस डैमेज होने से, किससे? HCl से। तो इट प्रिवेंट गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम डैमेजिंग और एक्सकोरिएशन ड्यू टू HCl, ये याद रखना। तो म्यूकस मैंने बताया हुआ है आपको। तो म्यूकस का फंक्शन, चलो म्यूकस का फंक्शन आपको लिख ही देते हैं, पता नहीं मैंने लिखवाया था कि नहीं आपको, तो एक बार और लिख देता हूं। फंक्शन ऑफ म्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार नीट में। तो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड lubrication to food so that food can easily move inside एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो फूड मूव कर पाए। दूसरा, प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम एक्सकोरिएशन। अब मुझे याद आ रहा है, ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको। एक्सकोरिएशन मींस एपिथेलियम वहां से डैमेज हो जाती है, एपिथेलियम का हट जाना वहां से, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाएगा तो वो हट जाएगी। म्यूकोसा फ्रॉम एक्सकोरिएशन कॉज्ड बाय HCl। तो ये दो फंक्शन हो गए बच्चों म्यूकस के। फिर गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन। गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? स्टिमुलेट gastric gland to release
गैस्ट्रिक जूस। अभी बस इतना समझो, आगे मैं और डिटेल में जब बताऊंगा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड तो आपको समझ में आ गया क्या मैंने बताया है इसका फंक्शन। क्लियर बच्चों? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है बच्चों, उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। काफी सारे सेल्स होंगे। क्लियर? काफी सारे सेल्स होते हैं, उन सब सेल्स को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। क्लियर? इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ सेल्स होते हैं बच्चों, उनकी स्टडी हम करेंगे। अब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक मॉडिफाइड इपिथेलियम है, या उसको ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोलते हैं। और आपको पता है इपिथेलियम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वही सेल कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं एंड दे फॉर्म गैस्ट्रिक जूस। क्लियर? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? एक ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, इपिथेलियम से बना है। इपिथेलियम से बना है तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो ये सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, और जब ये सिक्रीट करेंगे तो उसी से बनेगा क्या? गैस्ट्रिक जूस। Next, cells of gastric gland. Cells gastric gland के फर्स्ट इज पेप्टिक सेल, और इसी का नाम है बच्चों पेप्टिक सेल, इसी का दूसरा नाम है चीफ सेल। चीफ सेल्स इसलिए बोलते हैं पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्योंकि इनका बहुत नंबर होता है, मोर इन नंबर चीफ सेल्स। तो मेन सेल है इसलिए इनको चीफ बोला। जैसे किसी भी सेना का चीफ होता है, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, दैट्स व्हाई दीज आर चीफ सेल, मोर इन नंबर, इसीलिए इनका नाम पड़ा चीफ सेल्स। और इन्हीं का तीसरा नाम है जाइमोजेनिक सेल। ये दो नाम एनसीईआरटी में है, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है। जाइमोजेनिक सेल, ये दोनों नाम है, चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल्स। अब इसका जो नाम है, क्यों है ये नाम, ये समझ में आ गया आपको। चीफ सेल्स क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा है। पेप्टिक सेल क्योंकि सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन, सिक्रीट करते हैं क्या बच्चों? पेप्सिनोजेन, इसीलिए इनका नाम पड़ा पेप्टिक सेल। ये जाइमोजेनिक सेल क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज दे सिक्रीट और प्रोड्यूस जाइमोजेंस। जाइमोजेंस, अब बोलोगे जाइमोजेंस क्या है? तो जाइमोजेंस आर इनएक्टिव, जाइमोजेंस आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। और जाइमोजेन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। किसी भी वर्ड के बाद अगर आपको जेन लगा मिलता है, जेन, इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये इनएक्टिव फॉर्म है, जेन या प्रो।
समझ में आ रहा है? किसी वर्ड के लास्ट में अगर जेन लगा हुआ है यानी वो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। जैसे पेप्सिनोजेन, जेन है यानी पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है बच्चों। किसी के आगे प्रो लगा हुआ है यानी ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। यानी जाइमोजेन कैसे पहचानोगे? अगर किसी वर्ड के आगे अगर प्रो लगा है देन इट इज इनएक्टिव फॉर्म, किसी के बाद जेन लगा है तो दैट इज आल्सो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम रेनिन। यानी रेनिन भी एक एंजाइम है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है। अब ये जो पेप्सिनोजेन है, ये याद रखना, जो पेप्सिनोजेन है वो HCl के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक्टिव फॉर्म में मतलब ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में उस पे जब HCl एक्ट करेगा तब ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज पेप्सिन। तो ये हो गया इनएक्टिव, ये हो गया एक्टिव। अब जो ये पेप्सिन है, अब इसके बाद पेप्सिन स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कराएगा। प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन? पेप्सिन हमेशा प्रोटीन के ऊपर ये एक्ट करता है। क्लियर बच्चों? फिर वैसे ही जो प्रोरेनिन है उसके ऊपर फिर से HCl एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा रेनिन में। और रेनिन किसके ऊपर एक्ट करता है? रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन बच्चों, मिल्क प्रोटीन कॉल्ड एज कैसीन। कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है, उसके ऊपर रेनिन एक्ट करता है। जैसे रेन हो रहा है यानी रेनिंग जब होगा तो उस समय हमें कुछ गर्म दूध ये सब पीने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि रेनिन जो है वो रेनिंग में दूध के ऊपर एक्ट करेगा और दूध में किस पे? उसके प्रोटीन के ऊपर, दैट इज कैसीन। यानी आपको याद रखना है तो यानी पेप्टिक या चीफ सेल क्या क्या सिक्रीट करेंगे? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। और एक और देखो, पेप्टिक सेल या चीफ सेल क्यों बोला? क्योंकि ये पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा पेप्टिक सेल। चीफ सेल क्यों? क्योंकि मोर इन नंबर है, बहुत ज्यादा है। जाइमोजेनिक क्यों? क्योंकि ये जाइमोजेन सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट या प्रोड्यूस जाइमोजेंस, सिक्रीट या प्रोड्यूस जाइमोजेंस। जाइमोजेंस को ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जाइमोजेंस आपको पता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ओवरऑल ये क्या सिक्रीट करते हैं? इस तरह से यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो। ओवरऑल सिक्रीशन क्या है इनका? ओवरऑल सिक्रीशन ऑफ दिज सेल्स, दिज का एक ही सेल है, सिक्रीशन ऑफ मतलब सारे एक ही नाम है। ओवरऑल सिक्रीशन ऑफ पेप्टिक सेल, एक ही नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, दूसरा प्रोरेनिन और तीसरा लाइपेज। लाइपेज और इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज।
जहां भी लाइपेज का मतलब होता है वो हमेशा फैट के ऊपर एक्ट करेगा। यानी सपोज करो कोई भी लाइपेज है तो लाइपेजेस इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, लाइपेजेस एक्ट ऑन फैट्स और लिपिड्स, यहीं से आया है लाइपेजेस। वैसे ही जो एमाइलेजेस हैं, कोई भी एमाइलेज, जैसे सलाइवरी एमाइलेज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, इंटेस्टिनल एमाइलेज है, ऑल एमाइलेजेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हमेशा एमाइलेजेस एक्ट करते हैं, लाइपेजेस हमेशा लिपिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं बच्चों। तो ये भी सिक्रीट होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे एक एमाइलेज भी प्रोड्यूस होगा, एमाइलेज, और इसका नाम है गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। लेकिन एसिडिक इन्वायरमेंट होने के कारण स्टोमक का जो इन्वायरमेंट है दैट इज एसिडिक, इसका काम नहीं होता, ये कोई फंक्शनल नहीं है। गैस्ट्रिक एमाइलेज इज नॉट फंक्शनल ड्यू टू एसिडिक इन्वायरमेंट। तो एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण ये यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता, इसलिए इसको, इसके सिक्रीशन को हम नेग्लिजिबल नहीं मानते, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये समझ में आया आपको? थोड़ा सा आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, या इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रब करता हूं। तो देखो नेक्स्ट सेल इज ऑक्साइटिक सेल, ऑक्साइटिक सेल और पेराइटल सेल्स, ऑक्साइटिक या पेराइटल सेल्स। क्लियर बच्चों? तो ये है ऑक्साइटिक और पेराइटल सेल। सेकेंड सेल ऑक्साइटिक सेल या पेराइटल सेल सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं ये? पेराइटल सेल सिक्रीट HCl, सिक्रीट HCl फर्स्ट एंड सेकेंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये दो चीजें सिक्रीट करते हैं, ऑक्साइटिक और पेराइटल सेल सिक्रीट HCl एंड सेकेंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। दो चीजें आपको याद रखना है। HCl का क्या फंक्शन है? HCl फंक्शन प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन स्टोमक। तो एसिडिक होने के कारण बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, ड्यू टू एसिडिक नेचर प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन स्टोमक ड्यू टू एसिडिक नेचर।
तो यहाँ पे HCl क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ को। और दूसरा फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड, कन्वर्ट, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। अब ये पेप्सिन एक्टिव हो गया, कन्वर्ट प्रोरेनिन इनटू रेनिन। क्लियर? तो ये HCl का फंक्शन हो गया बच्चों। अब आते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर पे। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर पे आते हैं हम लोग। क्लियर? ये क्या करेगा, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इज responsible for vitamin B12 absorption। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामीन। Another name for vitamin B12 and it is water soluble vitamin। दो तरह के विटामिन्स हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। क्लियर? जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, कैसे याद करोगे, जैसे हेडेक होता है, हमारे सर दर्द, हेडेक, these are headache, these are headache, ADEK। तो ADEK इज फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K आर फैट सॉल्युबल। हेडेक, जैसे हेडेक होता है वैसे याद रखना है हेडेक। एंड वाटर सॉल्युबल आर विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C। यानी सारे B वाले, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, साइनोकोबालामीन, फॉलिक एसिड, सारे वाटर सॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। जो फैट में हो जाए उसको फैट सॉल्युबल बोलते हैं। क्लियर? मैं देखूं ये दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, इट इज ओके बच्चों, ये दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। तो इस तरह से याद रखना। अब यानी कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो भी आप खाएंगे उसमें विटामिन B12 होगा, या बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी में विटामिन B12 को बनाते हैं कोलोन और सीकम रीजन में, वहां से भी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अगर ये फैक्टर एब्सेंट है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर? और आपको याद रखना है विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन, these three are very important for RBC formation and to maintain normal hemoglobin लेवल, जो कितना है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड।
तो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, और आरबीसी बनेगा तभी तो उसमें हेमोग्लोबिन होगा, तो हेमोग्लोबिन के नॉर्मल लेवल को भी मेंटेन करने में ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मान लो इसमें से किसी की डिफिशियंसी हो गई, मान लो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, B2 यानी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब इसकी कमी हो जाना, नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी नॉर्मल अमाउंट, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, डिफिशियंसी मीन्स होता है लैकनेस, कमी होना, कम हो जाना या कमी होना, दैट इज डिफिशियंसी। क्लियर बच्चों? तो लैक या लैकनेस, लैक होना या कमी होना, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 causes pernicious एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है। एक बार नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा बच्चों, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन क्या था, इधर का आप लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इधर का आप नोट कर लिया हो आपने या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं लेफ्ट साइड बच्चों, जल्दी से। तो लेफ्ट साइड रब कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था which of the following cell is indirectly involved in erythropoiesis is RBC formation। आरबीसी फॉर्मेशन को बोलते हैं इराइथ्रोपोइसिस, यानी आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी के फॉर्मेशन में क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कौन सा सेल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऑप्शन था पेप्टिक सेल, सेकेंड था ऑक्सैंटिक सेल या पेराइटल सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्सैंटिक सेल या पेराइटल सेल। थर्ड था म्यूकस नेक सेल। फोर्थ था सपोज करो चिप सेल्स। तो क्या होगा ऑप्शन, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑक्सैंटिक सेल या पेराइटल सेल। कैसे, तो जैसे आपने पढ़ा कि ऑक्सैंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और हमें पता है कि विटामिन B12 से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो, यानी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है क्योंकि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है सपोज किसी भी वजह से। तो अगर पेराइटल सेल कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से
विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके बिना विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये अपने साथ पकड़ के विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराते हैं। अगर ये नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, भले ही आपके बॉडी में कितना भी विटामिन B12 बन रहा हो, या आप बैक्टीरिया से या आप बाहर से विटामिन B12 ले रहे हो। जनरली जो एनिमल सोर्स है उसमें आपको विटामिन B12 मिलता है, जैसे चिकन, मटन, फिश, एग। जो प्लांट सोर्स है वहाँ पे आपको विटामिन B12 नहीं मिलता, कह सकते हो आप। एक स्पाइरुलिना है जहाँ पे विटामिन B12 आपको मिलता है, थोड़ा बहुत सोयाबीन में मिल सकता है। अदरवाइज जो मेनली प्लांट सोर्स है उनमें विटामिन B12 नहीं मिलता हमें। तो जो वेजिटेरियन है उसमें कमी हो सकती है, ज़्यादा चांस है विटामिन B12 को, तो उनको बाहर से कैप्सूल फॉर्म में विटामिन B12 का कैप्सूल आता है, वहाँ से उनको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन था वो। अब यानी ऑक्जेंटिक सेल कह सकते हो आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए या हेमोग्लोबिन के लिए, तो हेमोग्लोबिन के नॉर्मल लेवल के लिए। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो। अब आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जो परनीशियस एनीमिया है, OUS होता है बच्चों, परनीशियस जो एनीमिया है दैट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जब अपना ही इम्यून सेल या अपने एंटीबॉडीज जब अपने ही सेल को या अपने ही स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने लगे, तब उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी कह सकते हो, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एबिलिटी है जिससे वो डिफरेंशिएट कर पाता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कौन मेरा अपना है कौन पराया है। क्लियर। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ यानी कौन अपना सेल है या अपना स्ट्रक्चर है, कौन फॉरेन बॉडी है, बाहर से आया है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की खासियत है। बट इन सर्टेन केसेस हमने देखा है, एग्जैक्ट रीजन तो हमें नहीं मालूम, लेकिन एग्जैक्ट रीजन हमने आज तक नहीं खोजा है, साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं। ऐसे कुछ जेनेटिक और कह सकते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे 12th पार्ट में, जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस समय मैं बताऊंगा कुछ फैक्टर्स हैं। अभी इतना समझो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अपना ही इम्यून सेल या अपने एंटीबॉडीज अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बहुत सारे हैं, जैसे